नदियां, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, राजस्थान की नदियों में अपनी चल रही है, राजस्थान की नदियों में मुख्य मुख्य नदियां, और जिसमें अगली नदी अपन बात करेंगे, नदी का नाम है कातली नदी। अब ये छोटी मोटी जो नदियां हैं वो बाकी हैं, अपनी कातली नदी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल, कातली नदी के बारे में अपन बात करेंगे। हाँ दोस्तों, नदी है कौन सी? हाँ बिल्कुल, आज कंप्लीट हो जाएंगी राजस्थान की नदियां जो हैं, वो लास्ट टॉपिक अपना ये राजस्थान की नदियों का। बिल्कुल। हाँ दोस्तों, राजस्थान की जो नदियां हैं, राजस्थान की नदियों में बात करते हैं काटली नदी। कौन सी नदी? काटली नदी। तो काटली नदी जो है, काटली जो नदी है दोस्तों, इसका उद्गम होता है, उद्गम की अगर अपन बात करें दोस्तों, इस काटली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ी, और खंडेला की पहाड़ी जो है दोस्तों ये पड़ती है सीकर में। सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है काटली नदी। कौन सी नदी? तो नाम आ जाएगा, नदी का नाम आ जाएगा कौन सी नदी? काटली नदी। हाँ, और नदी का नाम आ जाएगा काटली नदी, पहाड़ी का नाम आ जाएगा खंडेला की पहाड़ी, और जिले का नाम आ जाएगा सीकर। बिल्कुल, सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है काटली नदी। दोस्तों ये जो नदी है, ये जो नदी है, ये इस प्रकार से ये यहाँ पर सीकर, और सीकर में जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का नाम है खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला, और खंडेला पड़ता है किसमें? सीकर। यहां से निकलती है ये नदी, और ये नदी दोस्तों इस प्रकार से उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है, और सीकर से निकल करके, और ये नदी जाती है अपने झुंझुनू में। हाँ, झुंझुनू में, और झुंझुनू में बहने के बाद में अंत में चूरू की सीमा पर जाकर के, चूरू की सीमा पर जाकर के, और चूरू की सीमा विशेष तो याद रखना आप कि चूरू के अंदर ये प्रवेश नहीं करती, चूरू के अंदर ये प्रवेश नहीं करती, चूरू के अंदर ये प्रवेश नहीं करती दोस्तों। चूरू की सीमा पर जाकर के झुंझुनू में खत्म हो जाती है, ये झुंझुनू में खत्म हो जाती है चूरू की सीमा पर जाकर के। बिल्कुल दोस्तों, ये नदी जो है काटली जो नदी है, ये झुंझुनू के लगभग बीचों बीच से बहती है। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। कौन सी नदी? काटली नदी। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, और खंडेला सीकर से निकलती है, और विसर्जन या लुप्त ये हो जाती है चूरू की सीमा पर जाकर के। झुंझुनू में दोस्तों ये लुप्त हो जाती है, यहाँ पर लुप्त हो जाती है। और इसकी खास विशेषता यह है कि इस नदी के अंदर एक नाला आकर के मिलता है, जिसको नाम दिया जाता है गणेश्वर का नाला। बिल्कुल, गणेश्वर का जो नाला है, इसका अपवाह तंत्र का भाग आएगा ये। इसके किनारे जो है प्राचीन कालीन गणेश्वर की सभ्यता बसी हुई थी। बिल्कुल, गणेश्वर जो है, गणेश्वर की सभ्यता, ये प्राचीन कालीन गणेश्वर की सभ्यता, बिल्कुल दोस्तों ताम्रकालीन सभ्यता है, और ये सभ्यता बसी हुई थी कौन सी नदी के किनारे? काटली नदी के अपवाह तंत्र के किनारे। यहां पर याद रखना इस चीज को कि काटली नदी के किनारे नहीं थी ये, काटली नदी के अपवाह तंत्र के किनारे। बिल्कुल, काटली नदी के अपवाह तंत्र के किनारे। दोस्तों ये गणेश्वर जो है, ये पड़ता है नीम का थाना में। बिल्कुल, नीम का थाना में पड़ता है गणेश्वर, और यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता बसी हुई थी। गणेश्वर वैसे आज भी बचा हुआ है, लेकिन वहां की जो प्राचीन कालीन सभ्यता है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है दोस्तों। बिल्कुल, ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी इसको कहते थे। बिल्कुल सही बात है, इसको कहते थे ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी, इसी को कहते हैं गणेश्वर को। और ये गणेश्वर जो है, ये काटली नदी के अपवाह तंत्र के किनारे बसा हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि इसके बहाव क्षेत्र को कहा जाता है तोराबाटी। तो फिर इधर वाले एरिया को कहते हैं, नीम का थाना वाला जो पार्ट है उसी को कहते हैं तोराबाटी। इसी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है तोराबाटी। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर लेंगे। उद्गम होगा खंडेला की पहाड़ियां, सीकर, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, झुंझुनू के बीचों बीच से बहने के बाद में, और अंत में चूरू की सीमा में जाकर के लुप्त हो जाती है। लेकिन चूरू की सीमा झुंझुनू में जाकर के लुप्त होगी, चूरू में नहीं जाती है। वैसे मैंने आपको बताया था कि चूरू और बीकानेर में तो वैसे कोई नदी नहीं बहती है,
चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है, तो चूरू में तो ये जाएगी नहीं, चूरू की सीमा पर जाकर के झुंझुनू में लुप्त हो जाती है दोस्तों। इसी के अपोह तंत्र के किनारे बसा हुआ है गणेश्वर। गणेश्वर प्राचीन कालीन गणेश्वर की सभ्यता, ताम्रकालीन जो सभ्यताएं हैं उनकी जननी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। इसी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है तोराबाटी। तो ये तो था इसका डायग्राम। अब मैं आपको थ्योरी वहां पर समझा ही रहा हूं, तो थ्योरी के लिए तो बिल्कुल आप साथ साथ में मेरे साथ साथ में लिखते जाएंगे, तो डायग्राम आप इसको देख सकते हो दोस्तों। मिटा रहा हूं मैं इसको। हाँ, उसके बाद में बिल्कुल थ्योरी इसकी मैं आपको समझा ही रहा हूं। थ्योरी में अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले इसका देखेंगे उद्गम, और उद्गम है इसका खंडेला की पहाड़ी शिखर से होता है। और बात करें उसके बाद में प्रवाह की, तो भी प्रवाह की अगर बात की जाती है तो काटली जो नदी है ये 2 जिलों में बहती है, जिसमें एक जिला आता है, जिले का नाम सीकर। पहले तो बहेगी ये सीकर में बहने के बाद में ये चली जाती है झुंझुनू में। सीकर में बहने के बाद में ये चली जाती है झुंझुनू में, बिल्कुल। और झुंझुनू में जाकर के चूरू की सीमा पर जाकर लुप्त हो जाती है। तो जिले तो 2 ही आएंगे दोस्तों, बिल्कुल जिले तो 2 ही आएंगे, एक तो सीकर और दूसरा झुंझुनू। 2 जिलों में बहती है ये दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद में अगर मैं बात करूं लुप्त की, तो दोस्तों ये लुप्त हो जाती है चूरू की सीमा पर। चूरू की सीमा, और चूरू की सीमा जो है ये झुंझुनू में लुप्त हो जाती है। इस चीज को विशेष इंगित करना आप कि ये झुंझुनू में लुप्त होती है, ये चूरू में नहीं जाती, बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी लंबाई की। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसकी लंबाई जो है वो ज्यादा नहीं है। लंबाई इसकी लगभग 100 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है। हाँ, 100 किलोमीटर के एरिया में बहती है। 100 किलोमीटर, हाँ बिल्कुल 100 किलोमीटर के दायरे में ये बहती है दोस्तों, बिल्कुल। यहां पर आप देखेंगे कि दोस्तों ये जो है इसके अपवाह तंत्र के किनारे, अपवाह तंत्र के किनारे, अपवाह तंत्र के किनारे दोस्तों, इसके अपवाह तंत्र के किनारे गणेश्वर सभ्यता बसी हुई थी। अपवाह तंत्र के किनारे कौन सी सभ्यता, तो नाम आ जाता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता इसके किनारे बसी हुई थी, गणेश्वर सभ्यता इसके किनारे बसी हुई थी दोस्तों। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी, हाँ बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। देखेंगे उद्गम खंडेला की पहाड़ी, सीकर, प्रवाह सीकर झुंझुनू, लुप्त होती है चूरू की सीमा झुंझुनू, लंबाई इसकी 100 किलोमीटर, और अपवाह तंत्र के किनारे बसी हुई जो सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं काटली नदी के अपवाह क्षेत्र को। अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसके अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है तोराबाटी। इसके अपवाह क्षेत्र को कहते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो सही नाम है वो तमराबाटी है, क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र में राजपूतों में तंवर वंश के जो लोग थे उनका, तंवर वंश के जो लोग थे उसका शासन यहाँ पर रहा करता था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया था तमराबाटी। बाद में इसी को तमराबाटी से तोराबाटी लोगों ने बना दिया है, बिल्कुल। दोस्तों ये जो काटली नदी है, ये काटली नदी शेखावाटी की मुख्य नदी है। शेखावाटी की मुख्य नदी है, इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है शेखावाटी की गंगा की संज्ञा इसको दी जाती है। इसी को कहते हैं शेखावाटी की गंगा कहा जाता है। तो कौन सी नदी को, प्रश्न आ सकता है कौन सी नदी को शेखावाटी की गंगा भी कहा जाता है, तो नाम आ जाता है कौन सी नदी, काटली नदी। इसी को कहते हैं शेखावाटी की गंगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आराम से बिंदास तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे बिंदास तरीके से, और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहेंगे, बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं अगली नदी की। दोस्तों अगली नदी जो है, और नदी का नाम आता है काकनी नदी। काकनी नदी, बिल्कुल दोस्तों। काकनी जो नदी है, काकनी जो नदी है दोस्तों, इसी नदी को कहा जाता है, इसी नदी को अगर अन्य नामों की मैं बात करूं तो दोस्तों इसी नदी को कहते हैं, काकनी नदी को कहते हैं काकनेई।
एक ही बात है, एक ही नाम है, काकणी कहो या काकणी कहो, काकणी। या दोस्तों इसका स्थानीय भाषा में स्थानीय नाम इसका बड़ा फेमस है, और इस दोस्तों इसका स्थानीय नाम है मसूरदी। बिल्कुल इसका स्थानीय नाम है मसूरदी। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आप दोबारा से एक बार आप देखेंगे कि काकणी जो नदी है इसका अन्य नाम है काकणी, और स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं मसूरदी के नाम से इसको जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों। हाँ, उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, अगर बात करते हैं इसके उद्गम की, अगर इसके उद्गम की बात करते हैं दोस्तों, ये नदी निकलती है कोटड़ी गांव से। कोटड़ी गांव से ये निकलती है, और कोटड़ी गांव जो है ये पड़ता है विशेषतः जैसलमेर में। जैसलमेर में दोस्तों ये कोटड़ी गांव से छोटा सा गांव है जिसका नाम है कोटड़ी गांव, जैसलमेर। यहां से निकलती है ये, बिल्कुल यहां से निकलती है। और निकल करके अगर मैं बात करूं इसके विसर्जन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका विसर्जन होता है एक झील में, और उस झील का नाम है भुज झील। बिल्कुल, झील का नाम है भुज झील, और भुज झील भी है जैसलमेर में। बिल्कुल जैसलमेर में है कौन सी झील? भुज झील जैसलमेर में। बिल्कुल अंतिम स्थान आप इसको कह सकते हो, बिल्कुल विसर्जन आप इसको कह सकते हो, लुप्त होना आप इसको कह सकते हो दोस्तों। बिल्कुल यहां पर एक बार दोबारा से इस चीज को देखेंगे आप, एक बार दोबारा से देखेंगे। अन्य नाम होगा काकणी, स्थानीय नाम होगा मसूरदी, उद्गम होगा कोटड़ी गांव जैसलमेर, और विसर्जन होगा भुज झील जैसलमेर। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो भुज झील ये दोस्तों मीठे पानी की झील है। ये मीठे पानी की झील है। बिल्कुल भुज झील जो है ये मीठे पानी की झील है दोस्तों। हाँ, यहां पर जो काकड़ी नदी है, बिल्कुल काकड़ी नदी यहां पर छोटी सी नदी है, जिसकी लंबाई जो है वो लगभग इसकी लंबाई दोस्तों 17 किलोमीटर की समथिंग मानी जाती है। लंबाई इसकी बात करेंगे तो कितनी होती है? 17 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। बिल्कुल 17 किलोमीटर मात्र। हाँ, और इसलिए अंतः प्रवाह की दृष्टि से, अब यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतः प्रवाह की दृष्टि से, अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी है दोस्तों। बिल्कुल अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रश्न पूछ लिया जाए अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी है कौन सी? काकड़ी नदी। और प्रश्न आ जाए अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नाम आ जाएगा घग्गर नदी। घग्गर नदी अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जबकि काकड़ी नदी अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी है दोस्तों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर। दूसरा नाम इसी को काकड़ी नदी कहते हैं, इसी को मसूरदी नदी। स्थानीय भाषा में नाम सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि काकड़ी नदी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो काकड़ी नदी को स्थानीय भाषा में नाम देंगे मसूरदी। उद्गम इसका होता है कोटड़ी गांव जैसलमेर से, और विसर्जन होता है भुज झील जैसलमेर, मीठे पानी की झील है। लंबाई इसकी 16 किलोमीटर, और अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद में दोस्तों इसका मानचित्र अगर अपन देखते हैं तो बिल्कुल ये छोटी सी नदी है। बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से एकदम छोटी सी नदी है, ये निकलती है कोटड़ी गांव से, और कोटड़ी गांव पड़ता है जैसलमेर में, मैंने आपको बता ही दिया है, और जाकर के लुप्त हो जाती है कौन सी झील में? भुज झील में जाकर के ये गिर जाती है, भुज झील।
में जाकर के गिर जाती है और भुज झील पड़ती है किसमें, जैसलमेर में। कोटली गांव भी है जैसलमेर में जाकर के लुप्त हो जाती है। ये लो बिल्कुल छोटी सी नदी है, बिल्कुल छोटी सी नदी है और नदी का नाम है काकड़ी नदी। बिल्कुल हाँ हाँ। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं अगली नदी के बारे में। तो अगली नदी है और नदी का नाम आता है रूपारेल। अगली नदी है और नदी का नाम आता है रूपारेल। हाँ दोस्तों, रूपारेल जो नदी है, इसी रूपारेल नदी को कहा जाता है, इसके अन्य नाम होंगे। इसी नदी को कहते हैं लसवारी। इसी नदी को कहते हैं लसवारी और दोस्तों इसी नदी को कहते हैं वराह। इसी नदी को कहते हैं वराह नदी। बिल्कुल, दो नाम इसके वेरी इंपॉर्टेंट नाम है इसके। अन्य नामों में कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल, कई बार यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी को लसवारी के नाम से जाना जाता है। तो रूपारेल नदी को कहा जाता है लसवारी, या इसी नदी को कहा जाता है वराह के नाम से इसको जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी है, अपन देखते हैं राजस्थान के मानचित्र में। इसको एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। राजस्थान के मानचित्र में बिल्कुल ये अलवर जिले से निकलती है और अलवर जिले से निकल करके और भरतपुर में केवलादेव में जाकर के लुप्त हो जाती है। बिल्कुल छोटी सी नदी है ये। हाँ, बिल्कुल छोटी सी नदी है लसवारी, रूपारेल, वराह। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये अगर अब अपन बात करें इसके मैप की अगर अपन बात करते हैं तो अन्य नामों के बाद में इसके मैप की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसका मैप यहां पर मैं आपको बना देता हूं इस प्रकार से। और ये अपनी नदी हो जाएगी रूपारेल। और दोस्तों ये रूपारेल जो नदी है ये निकलती है थानागाजी अलवर से। उद्गम होता है इसका थानागाजी अलवर से निकलती है। बिल्कुल उदयनाथ की पहाड़ी से ये निकल करके आती है। बिल्कुल हाँ, थानागाजी अलवर से निकलती है और अलवर से निकलने के बाद में दोस्तों ये नदी आती है भरतपुर में। और भरतपुर में इस नदी पर बनाई गई है एक झील और झील का नाम है मोती झील। कौन सी झील? मोती झील। तो प्रश्न आता है एग्जाम में, मोती झील कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो नदी कौन सी हो जाएगी? रूपारेल नदी पर बनाई गई है मोती झील। दोस्तों मोती झील के बारे में आपको बता देता हूं कि ये झील बनाई गई है भरतपुर में मोती झील बनाई गई। मोती झील को पानी की आपूर्ति करती है और उसके बाद में अंत में केवलादेव और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सबको पता होगा। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। एक बार फिर से देखेंगे इसका विसर्जन। विसर्जन होता है दोस्तों थानागाजी अलवर, उद्गम होता है थानागाजी अलवर। झील है इसके ऊपर मोती झील भरतपुर और विसर्जन इसका होता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। बिल्कुल हाँ दोस्तों, झील इसके ऊपर बनी हुई है। कौन सी झील? तो नाम आता है मोती झील इसके ऊपर बनी हुई है। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि दोस्तों ये जो मोती झील है, मोती जो झील है, इस झील में एक शैवाल पाया जाता है। मोती झील में पाया जाता है एक शैवाल। बिल्कुल, एक शैवाल मोती झील में पाया जाता है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों उस शैवाल का नाम है ब्लू और नील। दोनों नाम एक साथ होंगे, ब्लू नील हरित शैवाल। बिल्कुल दोस्तों, इस शैवाल का नाम है ब्लू नील हरित शैवाल। ये शैवाल जो है, ये ब्लू नील हरित शैवाल सबसे ज्यादा भरतपुर में मोती झील में पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ से इससे बनाया जाता है उर्वरक का निर्माण किया
जाता है, खाद बनाने के काम में ये लिया जाता है, ब्लू नील हरित शैवाल। तो ये प्रश्न भी कई बार, बिल्कुल ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि मोती झील में कौन सा शैवाल पाया जाता है। तो दोस्तों नाम आ जाएगा ब्लू नील हरित शैवाल। बिल्कुल ये ब्लू नील हरित शैवाल जो है ये पाया जाता है कौन सी झील में, मोती झील में। और दोस्तों यहाँ पर अगर झील की बात करें तो इस मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा, इसको कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों ये जो भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है। दोस्तों ये जो क्या नाम है इसका, नदी की बात करें तो रूपारेल नदी को कहा जाता है। नदी का अगर प्रश्न आ जाए कि किस नदी को कहते हैं तो रूपारेल नदी को कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर की लाइफ लाइन इसी को कहा जाता है। बिल्कुल मैं थ्योरी के माध्यम से आपको दोबारा से ये चीज सारी की सारी बिल्कुल थ्योरी के माध्यम से फिर से आपको समझाऊंगा। एक बार केवल अपने मैप में इस चीज को देखा है, उसके बाद में सारी चीजें थ्योरी में मैं फिर से आपको लिखवाऊंगा दोस्तों। बिल्कुल अब यहां पर देखते हैं थ्योरी के माध्यम से भी इस चीज को समझेंगे दोस्तों। बिल्कुल थ्योरी मेरे साथ साथ में लिखते जाएंगे आप। तो अन्य नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, अन्य नाम एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, कहते हैं लसवारी, इसी को कहते हैं वराहा। तो उद्गम की बात करेंगे तो नाम आ जाएगा थानागाजी और जिला आ जाएगा अलवर, थानागाजी अलवर। और विसर्जन की बात करेंगे या यहां पर मैं आंतरिक प्रवाह की नदी है तो मैं लुप्त का नाम लिख देता हूं। लुप्त की बात करेंगे तो ये लुप्त हो जाती है केवलादेव में, केवलादेव, और ये भी पड़ता है किसमें, भरतपुर में। केवलादेव भरतपुर में जाकर के लुप्त हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों बात करें रूपारेल नदी की तो रूपारेल नदी पर बनाई गई जो झील है, झील का नाम है मोती झील, मोती झील। और मोती झील भी कहां पर है, भरतपुर में, मोती झील भरतपुर। मोती झील में पाया जाने वाला शैवाल, मोती झील में पाया जाने वाला, मोती झील में पाया जाने वाला शैवाल। तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा शैवाल यहां पर पाया जाता है। बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूं। नाम आ जाता है ब्लू नील हरित शैवाल, ब्लू नील हरित शैवाल। बिल्कुल ब्लू नील हरित शैवाल इसके अंदर पाया जाता है। ब्लू नील हरित शैवाल। बिल्कुल सभी को दोस्तों सही आंसर आ रहा है। दोस्तों यहां पर मोती झील, मोती झील तथा दूसरा नाम आता है रूपारेल नदी। दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा, इसको कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा। अच्छा, रूपारेल नदी द्वारा पानी की आपूर्ति की बात करें तो इसके द्वारा पानी की आपूर्ति होती है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। मैं आपको बता दूं यहां पर दोनों के द्वारा, चाहे वो मोती झील हो
चाहे वो रूपारेल नदी हो, मोती झील हो चाहे रूपारेल नदी, दोनों के द्वारा, मोती झील या रूपारेल नदी दोनों के द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को दोनों के द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। तो बिल्कुल एक बार दोबारा से देखेंगे, रूपारेल नदी जो है इसका अन्य नाम होगा लसवारी बराह, उद्गम थानागाजी अलवर, लुप्त होती है केवलादेव भरतपुर, झील है मोती झील भरतपुर, और मोती झील में पाया जाने वाला शैवाल है ब्लू नील हरित शैवाल। मोती झील और रूपारेल नदी दोनों को कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा। पानी की आपूर्ति की जाती है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। बिल्कुल, दोनों के द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे, स्क्रीनशॉट लें, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, उसके बाद में बिल्कुल उसके बाद में अपन बात करते हैं अगली नदी के बारे में। और अगली नदी जो है, नदी का नाम है, बिल्कुल छोटी सी नदी है, जिस नदी का नाम है साबी। साबी या साबी नदी, साबी नदी। हाँ बिल्कुल, यहां पर मैं आपको बता देता हूं इसका अन्य नाम है, इसी नदी को कहते हैं शाही नदी। साबी नदी या शाही नदी एक ही बात है, साबी या शाही दोनों एक ही नाम है। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, जो साबी नदी है ये नदी निकलती है, ये जयपुर से निकलती है दोस्तों, और जयपुर से निकल करके अलवर में बहती है। अलवर में बहने के बाद में ये पटौदी हरियाणा में जाकर के, पटौदी हरियाणा में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। पटौदी हरियाणा में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। हाँ बिल्कुल, इसका उद्गम होता है जयपुर से, जयपुर से इसका उद्गम होता है और फिर पटौदी हरियाणा में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। ये तो है राजस्थान के मानचित्र में इसकी लोकेशन, राजस्थान के मानचित्र में इसकी लोकेशन। और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं डायग्राम बना करके, बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये एकदम सरल डायग्राम है। अंतर प्रवाही नदियों में सिंगल सिंगल नदियां, यानी कि सहायक नदियां नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि जो अंतर प्रवाही वाली जो नदियां हैं इनकी सहायक नदियां नहीं है, ये बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं। तो ये निकलती है शेवर की पहाड़ी, और शेवर की पहाड़ी जो है, शेवर की पहाड़ी, और शेवर की पहाड़ी जो है वो जयपुर में है। सबको पता है कि जयपुर में शेवर की पहाड़ियां हैं, यहाँ से निकलती हैं, अलवर में बहती है, और अलवर में बहने के बाद में पटौदी में जाकर के, और पटौदी जो है वो हरियाणा में पड़ता है, पटौदी हरियाणा में जाकर के ये हरियाणा में जाकर के लुप्त हो जाती है। ये लो, हरियाणा में जाकर के क्या लुप्त हो जाती है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर में सेवरिया सरवाड़ से निकलती है। हाँ दोस्तों, डायग्राम के बाद में अपन बात कर लेते हैं थ्योरी के बारे में। तो थ्योरी में सारी चीजें आपको समझा दूंगा बिल्कुल। हाँ, तो उद्गम होता है इसका, उद्गम साबी जो नदी है इसका उद्गम होता है, साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी, या नाम आता है सरवाड़, सेवर या सरवाड़, जयपुर से निकलती है। सेवर या सरवाड़, सेवर या सरवाड़ जयपुर से निकलती है। उसके बाद में प्रवाह होता है, प्रवाह, प्रवाह इसका होता है जयपुर में, जयपुर, दौसा, और उसके बाद में अलवर। 3 जिलों में बहती है।
और 3 जिलों में बहने के बाद में लुप्त हो जाती है। और लुप्त की मैं बात करूं तो नाम आता है पटौदी। पटौदी, और पटौदी पड़ता है हरियाणा। पटौदी हरियाणा में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। हाँ दोस्तों, उसके बाद में अगर अपन बात करें साबी नदी के बारे में, दोस्तों साबी नदी को कहा जाता है, साबी नदी को अलवर की जीवन रेखा कहा जाता है। यहां पर आप वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि इस नदी को कहते हैं अलवर की जीवन रेखा। अलवर की लाइफ लाइन कहते हैं साबी नदी को, अलवर की लाइफ लाइन कहते हैं साबी नदी को, जबकि भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं भरतपुर को, भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं रूपारेल नदी को। बिल्कुल हाँ, तो दोबारा से देखें आप, साबी नदी को कहते हैं अलवर की जीवन रेखा। कौन सी नदी होगी? साबी नदी को अलवर की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अलवर की सबसे लंबी नदी है। यह अलवर की सबसे लंबी नदी है। अलवर की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल दोस्तों, अलवर की ये सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट चीजें दोनों एक बार दोबारा से देखेंगे। दोबारा से देखेंगे आप, साबी नदी, अन्य नाम इसका शाही नदी, उद्गम सेवर के पहाड़ी, सरवाड़, जयपुर, प्रवाह जयपुर दौसा अलवर, प्रवाह जयपुर दौसा अलवर, लुप्त होती है पटौदी हरियाणा में। साबी नदी को अलवर की जीवन रेखा कहा जाता है। यह अलवर की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल अलवर की सबसे लंबी नदी। बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ दोस्तों, यहां पर एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट है, एक चीज यहां पर और इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है अब देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इस नदी पर मुगल बादशाह, और नाम आता है मुगल बादशाह का, मुगल बादशाह अकबर ने कई बार पुल बनाने का प्रयास किया। पुल बनाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। दोस्तों बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी नदी पर अकबर ने कई बार पुल बनाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा, तो नदी का नाम आ जाएगा साबी नदी। फिर से एक बार देखेंगे। हाँ, प्रश्न आता है कि राजस्थान की कौन सी नदी पर अकबर ने कई बार पुल बनाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा, तो नाम आ जाएगा कौन सी नदी? साबी नदी। क्योंकि दोस्तों ये नदी अपने रास्ते को बदलने को लेकर चर्चित है। रास्ते बदलती है, इसलिए इसके ऊपर पुल कामयाब नहीं हो पाया दोस्तों। बिल्कुल इसके ऊपर पुल कामयाब नहीं हो पाया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत में अकबर ने पुल बनाने का जो डिसीजन है वो बदल दिया अपना। बिल्कुल मार्ग बदलने वाली नदी है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं अपन बात करते हैं
गंभीर नदी के बारे में। नदी आती है गंभीर। देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि एक नदी मैंने आपको पढ़ाई है गंभीरी, एक नदी मैंने आपको पढ़ाई है गंभीरी। और दोस्तों गंभीरी जो नदी है, गंभीरी जो नदी है, गंभीरी जो नदी है ये चित्तौड़गढ़ में बहती है। गंभीरी जो नदी है ये तो बहती है चित्तौड़गढ़ में। एक मैं नदी बता रहा हूं आपको, गंभीर, बिल्कुल। और दोस्तों ये जो गंभीर नदी है, गंभीर नदी है, ये नदी निकलती है, इसका उद्गम होता है करौली से, इस प्रकार से। करौली से निकलती है नदी, करौली, और करौली से निकल करके ये नदी थोड़ी सी बहती है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में बहने के बाद में ये नदी बहती है भरतपुर में, और भरतपुर में बहने के बाद में अंत में एक जगह है, जगह का नाम है मैनपुरी, मैनपुरी। और ये मैनपुरी पड़ता है यूपी में, और मैनपुरी यूपी के निकट जाकर के ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? यमुना नदी। तो बिल्कुल बिल्कुल करौली से यहां से निकलती है और निकल करके मैनपुरी यूपी के निकट जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये गंभीर नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है, गंभीर नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस नदी के ऊपर, हाँ, इस नदी पर बनाया गया है एक बांध, और बांध का नाम है पांचना बांध, पांचना बांध, पांचना बांध। दोस्तों ये पांचना बांध जो है ये बना हुआ है करौली में, करौली पांचना बांध इंपॉर्टेंट बांध है। हाँ बिल्कुल, विकास इसकी लंबाई 230 किलोमीटर, सारी चीजें बताएंगे, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, बस केवल आराम से पढ़िए आप बिंदास तरीके से, बिल्कुल पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। हाँ देखते हैं, हाँ पांचना बांध बना हुआ है करौली, करौली में पांचना बांध कौन सी नदी पर है? तो नदी का नाम है गंभीर नदी पर है पांचना बांध। दोस्तों ये जो पांचना बांध है, इस पांचना बांध में 5 नदियां आकर के मिलती हैं। कितनी नदियां आकर मिलती हैं इसमें? 5 नदियां आकर मिलती हैं, इसलिए इसका नाम पांचना बांध रखा गया है। 5, बिल्कुल 5 नदियां आकर के मिलती हैं, इसलिए इसका नाम पांचना बांध रखा गया है। पहले मैं इसके 5 नदियों के नाम बता देता हूं, फिर इसकी मैं विशेषता बता दूंगा आपको। हाँ 5 नदियों की अगर बात करें दोस्तों, इसमें 5 नदियां आती हैं, जिसमें अपन इधर लिख लेते हैं। एक नदी का नाम है बरखेड़ा, एक नदी का नाम है भद्रावती, एक नदी का नाम है, पहले एक बार इसको समझ लेंगे, उसके बाद में थ्योरी भी लिखवाऊंगा मैं आपको दोस्तों, बिल्कुल थ्योरी में आपको लिखूंगा, एक बार इसको समझ लेंगे। बरखेड़ा, भद्रावती, भैंसावटा, माची और एटा, इस प्रकार से 5 नदियां हैं, और ये पांचों की पांचों नदियां आकर के इसके अंदर गिरती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है पांचना बांध। दोस्तों ये पांचना बांध मिट्टी से बना हुआ, सबको पता होगा, मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पांचना बांध मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और दोस्तों ये बांध बनाया गया था अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से दोस्तों ये बांध बनाया गया था, और नाम आता है इसका कौन सा बांध? पांचना बांध, बिल्कुल। हाँ दोस्तों ये, इसके बाद में चलते हैं थोड़ा सा और आगे, एक और बांध है इसके ऊपर गंभीर पर, और बांध का नाम है अजान बांध, अजान बांध। और दोस्तों ये अजान बांध जो है ये गंभीर नदी पर है, गंभीर नदी पर बना हुआ है अजान बांध, और जिस अजान बांध के द्वारा, हाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी की आपूर्ति की जाती है,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी की आपूर्ति की जाती है कौन से बांध के द्वारा? अजान बांध के द्वारा। बिल्कुल। हाँ, एक और यहाँ पर खास बात यहाँ पर आप देखेंगे कि गंभीर नदी की एक छोटी सी सहायक नदी और है। गंभीर नदी की एक छोटी सी सहायक नदी और है, और नदी का नाम है पार्वती। इसकी एक छोटी सहायक नदी है और नदी का नाम है पार्वती नदी। दोस्तों, ये अपन दूसरी पार्वती पढ़ रहे हैं। एक पार्वती चंबल की सहायक, एक पार्वती चंबल की सहायक थी, दूसरी पार्वती गंभीर की सहायक है। और ये पार्वती जो है ये निकल कर के आती है सपोट्रा की पहाड़ियों से। सपोट्रा की पहाड़ियों से, ये भी करौली से निकल करके आती है। सपोट्रा की पहाड़ियों से, करौली से निकल करके आती है। और राजा खेड़ा जो धौलपुर में पड़ता है, राजा खेड़ा के निकट जाकर के और ये गंभीर नदी में मिल जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से ये तंत्र बनता है कौन सी नदी का? गंभीर नदी का। हाँ, क्लियर दोस्तों। अब अपन बात करेंगे दोस्तों, इसकी थ्योरी में आपको लिखवा देता हूं। हाँ दोस्तों, थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका उद्गम। करौली, प्रवाह मुख्य रूप से दो जिलों में बहती है, करौली और हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। एक बार दोबारा से बता देता हूं, मुख्य बांध है पांचना बांध जो गंभीर नदी पर बनाया गया, करौली में है, और ये मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यह अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था और 5 नदियां इसमें गिरती हैं, भैंसावटा, बरखेड़ा, भद्रावती, माची और एटा। 5 नदियां इसमें गिरती हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। और उसके बाद में अगला जो बांध है और उस बांध का नाम है अजान बांध। और ये कहां पर है? भरतपुर। और इसमें एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, इस बांध द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी की आपूर्ति की जाती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे सभी इसका। हाँ दोस्तों, ये थी गंभीर नदी। दोस्तों, इससे आगे की क्लासें देखने